बच्चों, अभी मैंने आप लोगों का लेसन 4 लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं लेसन 5 लेने जा रही हूँ, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आज से कुछ साल पहले जब हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट और भी वैज्ञानिक यंत्र नहीं उपलब्ध थे, तो हम संदेश पत्र के द्वारा अपने रिश्तेदारों के पास, अपने संगी संबंधियों के पास भिजाते थे। उसके पहले शुरू में जब लोगों को अक्षर ज्ञान हुआ था, उस समय राजा महाराजा लोग अपने जो संदेश होते थे या तो अपने दूतों के हाथ से भिजाते थे, और उसके भी पहले अगर मैं बताऊं तो लोग ईगल जिसको बोलते हैं या कबूतर के द्वारा मैसेज लेकर के, संदेश लेकर के इसकी चोंच में लगा देते थे। तो कबूतर और बाज, ईगल, वो इतने समझदार होते थे, वो संदेश को सही व्यक्ति के पास पहुंचाते थे। अगर किसी राजा ने संदेश भेजा है तो वो जिस राजा के पास जा देना चाहिए संदेश, उसी के पास वो जाकर के संदेश देता था, वो इधर उधर नहीं देता था। पहले सबसे पहले कबूतर और बाज के द्वारा संदेश दिया जाता था। फिर जैसे जैसे अक्षरों का ज्ञान हुआ, वैसे वैसे लोगों ने लिख करके अपने दूतों के द्वारा संदेश भेजना शुरू किया, क्योंकि उस दूत को जाने में बहुत समय लग जाता था, क्योंकि यातायात के उतने साधन नहीं थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे पत्र लिखना शुरू किया लोगों ने, क्योंकि अक्षर ज्ञान, मात्राओं का ज्ञान सब हो गया, तो उन्होंने पत्र लिखना शुरू किया। तो पत्र जो होता था, पत्र भी कई प्रकार के होते थे। तो उसमें क्या होता था, एक होता था सादा, पोस्ट कार्ड जिसको बोलते हैं, पोस्ट कार्ड होता था। एक होता था लिफाफा, एनवलप्स जिसको बोलते थे, उसके द्वारा लेकर के भेजते थे। अंतर्देशीय पत्र जिसको हम बोलते हैं, उसको उसके द्वारा संदेश लिख करके हमें जहां अपने रिश्तेदारों के पास भेजना होता था, वहां पर पूरा पता लिख करके हम लोग लेटर बॉक्स में, डाकखाने में डाल देते। लेटर बॉक्स में पत्र पेटिका जिसको बोलते हैं, लेटर बॉक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, पत्र पेटिका। तो पत्र पेटिका में हम लोग उस पत्र को सही पता लिख करके उस पत्र पेटिका में डाल देते थे। फिर दूसरे दिन या शाम को ही डाकिया पत्रों को निकालता है, पत्र पेटिका से निकालता था, और कहाँ कहाँ ले जाना है उसे, वो पत्रों को अलग अलग छांट करके रख लेता था। उसके बाद दूसरे दिन सुबह वो पत्रों का वितरण करना शुरू करता था और सही व्यक्ति के पास पहुंचाता था। जो कई ऐसे भी लोग होते थे कि जिनको पढ़ना नहीं आता था, तो डाकिया जो होता था, पोस्टमैन जिसको बोलते हैं, डाकिया बोलते हैं उसको, वो उनको पढ़ करके भी सुनाता था। लोग पोस्ट ऑफिस के द्वारा, डाकघर के द्वारा पैसे भी भेजते थे, मनी ऑर्डर जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा लोग पैसे भी भेजते थे। तो इस तरह जो है अब ये पत्र लेखन की प्रक्रिया जो है अब धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि आज के युग में हम मोबाइल का प्रयोग करने लगे हैं, एसएमएस करने लगे, इंटरनेट के द्वारा हमको जहाँ भी संदेश भेजना होता है हम वहाँ पर भेजते हैं। तो इससे समय भी बहुत कम लगता है और हमारा संदेश भी सही व्यक्ति के पास पहुँच जाता है। हमारे आचार विचार, हमारे भावनाएं, या हमको जो बात करनी है दूसरों को, वो बात भी आसानी से पहुंच जाती है। हम बातचीत के द्वारा एक दूसरे के हालचाल भी ले सकते हैं। तो ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसमें दिया हुआ है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है। देखिए ऊपर दिया हुआ है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ बाँचते हैं। बाँचने का अर्थ होता है पढ़ना या समझ लेना।
पेड़ पौधे तो चिट्ठियाँ नहीं पढ़ सकते ना, वो खाली महसूस करते हैं। अब जैसे मौसम, जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है वैसे वैसे ही प्रकृति में परिवर्तन आता जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पेड़ पौधे भी उन पत्रों को बांटने लगे हैं, पढ़ते हैं। मतलब वातावरण ऐसा ही हमें महसूस होने लग पड़ता है। बारिश के दिनों में प्रकृति के द्वारा ही बारिश होती, घनघोर बारिश होती है, चारों तरफ बसंत ऋतु में हरियाली आ जाती है। सर्दी की ऋतु में हमें अधिक ठंड लगने लगती है, गर्मी की ऋतु में हमें बहुत अधिक गर्मी लगने लगती है। तो ये जो समय मौसम का परिवर्तन होता है वैसे वैसे प्रकृति में भी परिवर्तन आता जाता है। तो ऐसा लगता है मानो ये लोग पत्र बांट रहे हों। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों कहा है? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों इसलिए कहा है क्योंकि पक्षी जो है अपने परों की सहायता से दूर, एक देश से दूसरे देश तक या एक शहर से दूसरे देश तक जहाँ तक उसकी इच्छा होती है वह उड़ता हुआ चला जाता है। वैसे ही बादल जो है एक जगह स्थिर होकर के नहीं बारिश करते, वो चलते रहते हैं, बादल जो है चलते रहते हैं। इसलिए पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि पढ़ पाते हैं। हमारे जीवन में चिट्ठियों का क्या महत्व है? हमारे जीवन में चिट्ठियों का बहुत महत्व है, क्योंकि चिट्ठियों के द्वारा ही हमें पहले संदेश मिलता था, शुभ समाचार मिलता था, कुशल क्षेम पता चलता था। अगर कोई दुखद समाचार होता था तो वो भी हमें पत्रों के माध्यम से पता चलता था। इस तरह हमारे जो आज के समय में भी चिट्ठियाँ जो है, चिट्ठियों में जो चिट्ठी लिखता था उसके भाव में पता चलते थे वो किस भावना में लिख रहा है। मोबाइल में तो हम लोग बात कर लेते हैं, हमारी फीलिंग्स उनको इतना नहीं सामने देख करके नहीं महसूस होते, लेकिन पत्र लेखन के द्वारा वो अपने आंतरिक भावों को व्यक्त करते हुए पत्र लिखने वाला पत्र लिखता था, तो वो उसकी भावनाओं को हम महसूस कर सकते थे, हम समझ लेते थे। तो हमारे जीवन में चिट्ठियों का बहुत अधिक महत्व है। अब आगे देखिए, सारांश देखिए। पत्रों की दुनिया भी अजीबी गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र जो है, जब किसी का पत्र आता था तो हम लोग पत्र को इकट्ठा करके रखते थे और जब मन चाहता था तब हम उसको पढ़ करके आनंद लेते थे, आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं। हमें खुशी, हम अपने अंदर खुशी महसूस करते थे कि हमको हमारे रिश्तेदार ने, हमारे माँ बाप ने हमको कितने प्यार से पत्र लिखा है, तो हम वो अनुभूति महसूस करते थे, हमारे अंदर वो भावना आ जाती थी। तो पत्र का बहुत अधिक महत्व था। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। भारत में ही रोज 4,500 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। संचार मतलब भेजना, लेना, पत्रों के द्वारा संदेश भेजना और लेना, ये संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है, बहुआयामी भूमिका निभा रहे हैं। अब इसमें मैंने इस पाठ के जो लेखक हैं वो अरविंद कुमार सिंह जी हैं। कवि परिचय में नाम क्या है लेखक का? अरविंद कुमार सिंह। जन्म का कब हुआ उनका? 28/6/1961, यानी 6 जून
1961। जन्म स्थान कहाँ हुआ है? आदित्यपुर, आदित्यपुर जमशेदपुर। जमशेद नहीं होता बेटे, जमशेदपुर होता है, रांची के पास पड़ता है, जहाँ स्टील के बहुत कारखाने हैं स्टील के। तो ये आपकी बुक में जो लिखा वो तो मैंने लिख दिया है, लेकिन जमशेदपुर होता है। कार्य क्षेत्र क्या था? लेखन, लिखने का कार्य करते थे। प्रमुख रचना भारतीय डाक, प्रमुख रचना क्या है? भारतीय डाक। अब नए शब्द देखिए, अजीब गरीब, सिलसिला, अहमियत, आवाजाही, प्रशस्ति पत्र, मुस्तैद, गुडविल, हैसियत, आलीशान, डॉगी। ढॉगी, ढॉगी, ढॉगी का अर्थ होता है अस्थिर निवास। एक होता है जैसे परमानेंट हाउस, हमेशा जगह जिसमें हम लोग रहते हैं, और एक अस्थिर घर होता है जैसे बंजारे लोग या नट लोग, जो मदारी लोग होते हैं, वो टेम्परेरी घर, अस्थिर घर बना करके रहते हैं। जब वे कार्यक्रम अपना प्रोग्राम दिखा लेते हैं, फिर दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ अपना अस्थायी घर बनाते हैं, रहते हैं कुछ समय तक। फिर उसके बाद जब उनका कार्यक्रम लोग देख लेते हैं और वे समझते हैं कि अब यहाँ पर हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर दूसरे शहर में जाते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो घर बना करके रहते हैं, उनके घरों को हम अस्थिर घर कहते हैं। अब आगे देखिए, सुनिए, बोलिए, प्रश्न देखिए। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? चर्चा कीजिए। पत्र का स्थान महत्वपूर्ण है। पत्र को हम कितने संभाल के रखते हैं, बहुत ही, और जब मन चाहता है तब हम उससे पढ़ सकते हैं। उसमें हम अपने दिल की बात विवरणात्मक, मतलब पूर्ण रूप से, विस्तार से, विवरणात्मक का मतलब होता है विस्तार से, ढंग से लिख सकते हैं। दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। अगर प्रसन्न है तो प्रसन्नता के भाव से हम पत्र लिखते हैं। अगर हमारा मन दुखी है तो हम दुखी भाव से पत्र को लिखते हैं। तो इस तरह हम अपने भाव को पत्र लिख करके व्यक्त करते हैं और अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं। कई बातों की जानकारी दे सकते हैं, पर फोन पर चंद मिनट ही बात कर सकते हैं, और SMS द्वारा सिर्फ चंद शब्दों द्वारा संदेश भेज सकते हैं। दूसरा प्रश्न, पत्र धरोहर हो सकता है लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित विचार व्यक्त कीजिए। पत्र जो होता है वो हम जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं, साल, 2 साल, 10 साल, जितना दिन चाहे हम रख सकते हैं उसको संभाल कर। लेकिन SMS जो फ़ोन पे है, मैसेज जो होते हैं, वो हम नहीं रख सकते उसको, उसे हमें डिलीट करना पड़ता है, उसे हटाना पड़ता है। तो पत्रों से हमें प्रेरणा मिलती, मानो और तुम्हें गांधी जी का पत्र मिल गया तो वह तुम्हें सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देता, बल्कि वह तुम्हारे लिए एक प्रशस्ति पत्र का मार्गदर्शन करने वाला, तुमको आगे सुझाव देने वाला प्रशस्ति पत्र उसी को कहते हैं, जो आगे सही निर्देशन दे सके, सही निर्देश दे सके, उसे ही प्रशस्ति पत्र कहते हैं। तो प्रशस्ति पत्र से कम नहीं होता। हम अच्छी तरह जानते हैं, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी, जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय नेहरू जी जेल में थे, तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने पत्र के द्वारा उनको संदेश लिखे थे, कई समाचार दिए थे। तो नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या है, उस और जनजीवन में विकास आदि के बारे में उन्हें विस्तार से, विवरणात्मक का मतलब विस्तार से उन्हें लिखकर बताया। आगे थर्ड देखिए, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम पर लिखा। प्रेमचंद खासतौर पर नए लेखकों की बहुत प्रेरक जवाब देते थे। उक्त उदाहरणों से पता चलता है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS नहीं, क्योंकि वह तात्कालिक रूप से चंद शब्दों का समाचार होता है जो हमें उसी समय हटाना पड़ता है, उसे डिलीट करना पड़ता है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज
और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। इन लोगों ने इन्हें संजोकर क्यों रखा होगा, चर्चा की है। आजकल एक तो लोगों ने पत्र लिखना बंद कर दिया है, बहुत कम पत्र लिखते हैं, और जो पहले के लोग लिखते थे उन्होंने पत्रों को बहुत संभाल के रखा कि ताकि हम जब चाहें तब अपने पुरखों की याद करके, पुरखों को याद करके उनके पत्रों के माध्यम से हम अपने अंदर प्रसन्नता का भाव पैदा कर सकें, उनकी यादों को ताज़ा कर सकें, इसलिए वो पत्र संभाल करके रखते थे। हाँ, तो इन लोगों ने इन्हें संजोकर क्यों रखा हुआ, चर्चा की। कुछ लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजाकर विरासत के रूप में रखते थे, क्योंकि वे पत्र सब अपने आप में अनुसंधान का विषय रखते थे। कुछ पत्रों भारतीय संस्कृति, देश काल और समाज के जानने की असली पैमाना है। मतलब जो नेता लोग होते थे, स्वतंत्रता सेनानी, वो एक दूसरे को संदेश के द्वारा लिख करके भेजते थे पत्रों के माध्यम से, कि ताकि उनको पता चले कि आगे का क्या कार्यक्रम है, हमें कहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कौन सी कार्रवाई करनी है। इस तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से भेजते थे। तो उन्हें ये संभाल कर थी उन समय उन्होंने कैसी कैसी यातनाएं सही, कैसे कैसे कार्यक्रम किए और कौन कौन से आंदोलन किए, जिसकी वजह से आज हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। आज़ादी के संग्राम की जमीनी मजबूती की जानकारी भी मिलती है। अब पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम पाठ पढ़कर बताइए। अब पत्र को किस भाषा में बोलते हैं? संस्कृत भाषा में पत्र कहते हैं। खत उर्दू भाषा में लेटर को, पत्र को खत बोलते हैं। कन्नड़ भाषा में पत्र को कागज बोलते हैं। तेलुगु भाषा में पत्र को उत्तरम, जाबू, लेख कहते हैं। तमिल में पत्र को काड़ित कहते हैं और हिंदी में पत्र को पाती या चिट्ठी कहते हैं। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अब आजकल तो पत्र लेखन आवश्यक हो गया है। पत्र भी कई प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो हम किसी सरकारी पद पर जो नियुक्त होते हैं उनको पत्र लिखते हैं, सरकारी अधिकारी को हम पत्र लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र जो हम अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों को लिखते हैं, ऐसे पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। परीक्षा में भी आप लोगों को पत्र लिखने को आता है कि आपका कुछ हो गया तो आप पत्र लिखिए। अगर आपका साइकिल खो गई है या आपकी बाइक खो गई है तो आप पुलिस निदेशक को, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखते हैं। अगर स्कूल में आपको सेक्शन बदलना है तो आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं। तो इस तरह पत्र लेखन की प्रक्रिया अभी भी बच्चों को बताई जाती है और परीक्षा में भी आप लोगों की आता है। पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। परिवहन साधनों के विकास का भी पत्र लेखन के विकास में महान योगदान है। लेखक ने डाके की तुलना देवदूत से क्यों की है? जो आदमी किसी समाचार या अर्थ के इंतजार करते हुए उस आदमी के लिए संबंधित समाचार या अर्थ डाकिया ला कर देता है। भगवान ये हमारे चाह को पूरा करते हैं। जैसे हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, भगवान हमारी इच्छा ये पूरी कर दो, ऐसे ही पत्र का हम इंतज़ार करते हैं, बड़ी बेसब्री से पत्र का इंतज़ार करते हैं कि कब पत्र आएगा, कब हमारे सगे संबंधियों का पत्र हमारे पास आएगा। तो वो जब डाकिया उसे ला करके देखता है वो बहुत ही प्रसन्न होता है, उसे वह भगवान के रूप में ही समझता है डाकिया को। तो इस तरह जो है डाकिया